प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृतिका पुस्तक के पाठ मेरे संग की औरतें का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस कहानी के कुछ अंश हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने जाना था कि लेखिका की माता और उनकी नानी कितने आजाद ख्यालों की महिला थीं। वो भारतीय परंपराओं को निभाते हुए भी उनके ख्याल बहुत ही आजाद थे। आजादी को लेकर उनका एक अपना नजरिया था। उनके लेखिका की नानी ने अपनी बेटी की शादी एक आजादी के सिपाही से की थी और उनकी माता का अपने ससुराल वालों से किस प्रकार का संबंध था, ये हमने पिछले अंश में जाना। अब हम आगे कहानी पढ़ते हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल नहीं जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन से मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, यानी बच्चों को की परवरिश के लिए परिवार के सभी लोग मुस्तैद रहते थे, मतलब मौजूद रहते थे वहां पर कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन सिर्फ लेखिका की माँ इनसे अलग थी। उन्हें इतना वो भारतीय महिलाओं जैसी नहीं थी। पर ठोस काम करने का यह मतलब नहीं कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। वो कहते हैं कि माँ अपने तरीके से जीवन यापन करना चाहती थी, अपने तरीके से जीती थी, इसलिए वह किसी के बताए हुए तरीके से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना ही अच्छी बहू होने की सीख दी। ना ही वो कहती है कि हमने कभी अपनी माँ को भारतीय माओ जैसा नहीं माना, मतलब नहीं थी वो वैसी। उन्होंने कभी हमें बहुत अधिक लाड नहीं दिखाया, ना हमारे लिए कभी खाना पकाया और ना ही हम बहनों को यह सीख दी कि तुमको पराये घर जाना है, अच्छी बहू बनो, ये सब कार्य सीखो। इसके कुछ कारण थे जो लेखिका आगे बताती है। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। ये नहीं कि वो बीमार थी इस कारण वो परिवार नहीं संभालती थी, बल्कि ये कि उन्हें इन कार्यों में रुचि नहीं थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। उनको यही कार्य पसंद था और वह यही कार्य करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादी दादा या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे कि जिस प्रकार से उन्हें लेखिका की माँ के सास ससुर थे, जो लेखिका के दादी दादा थे, वो पुराने ख्यालों के थे, लेकिन वो कभी भी उनके ऊपर कार्य करने के लिए उन्हें नहीं कहते थे कि भाई आप कार्य नहीं करते। ना ही उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा करते थे, ना ही वो उनसे सोचते थे। इस तरीके का कोई अपेक्षा थी, उन्हें उम्मीद थी कि ये जो है और महिलाओं की तरह घर का कार्य करें। जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। जो लेखिका की माँ थी, वह एक पत्नी भी थी, माँ भी थी, बहू भी थी, लेकिन वो इन कर्तव्य को नहीं निर्वाह करती थी। खानदानी साहिबी खानदानी के रौब के अलावा कि ये तो था कि सास ससुर या पूरे परिवार को पता था ये बहुत ही अमीर घर से ताल्लुक रखती हैं,
ये तो कारण था, लेकिन लेखिका को लगता है इसके अलावा भी दो कारण थे जो उनके ससुराल वाले कभी उनकी माता को कुछ नहीं कहते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे दूसरे की गोपनीय बात को दूसरे तक जाहिर नहीं होने दे। अगर उन्हें कोई अपनी गोपनीय बात बताता था तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को उसे नहीं बताती थी। पहले कारण से तो घर वालों का आदर मिला कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इससे परिवार के सभी लोग उनका आदर करते थे। दूसरे कारण से बाहर वालों से उन्हें बहुत दोस्ती मिली। दोस्ती वे हमारी भी थी, दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता ने बखूबी निभा देते थे कि माँ का जितना कर्तव्य है वो पिता पूरा कर देते थे, लेकिन माँ बच्चों की क्या बनी हुई थी? दोस्त बनी हुई थी। मुझे याद है बचपन में ही हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर उनसे यह नहीं पूछा जाता था उससे उसमें क्या लिखा है, भले ही एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना आई हो, और माँ यह जानने के को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। चाहे माँ के मन में कुछ भी चल रहा हो, कोई बहन बीमार हो, लेकिन अगर उसने दूसरी बहन को चिट्ठी लिखी है तो माँ कभी नहीं पूछेगी कि किसकी चिट्ठी थी, उसने क्या लिखा है। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब एक छोटे से घर में रहते हुए भी, जिसमें सास ससुर 6 बच्चे सभी परिवार था, उसमें भी हर किसी को अपने तरीके से जीवन गुजारने की आजादी थी। इसी यही कारण है कि लेखिका कहती है हम 3 बहनें और एक भाई लेखन के हवाले हो गए, यानी लेखन के क्षेत्र में चले गए। लीक से खिसके, यानी परंपरा, जो भारतीय परंपराएं चली आ रही हैं, परिवार की परंपराओं से हटकर सोच रखने वाले, अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं होती तो गनीमत थी। माँ ही नानी नहीं थी, इसके अलावा भी कोई बहुत सारे लोग थे, पर अपनी एक परदादी भी थी। वो कहते हैं कि माँ और नानी तो मेरी थी ही थी, पर अपनी परदादी भी इसी प्रकार की थी जो लीक से हटकर सोचती थी। उन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, जहां लोग खड़े होते थे वो उससे अलग सोचती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, कि खुदा की कृपा से उनके पास कभी 2 से अधिक धोती हो जाएं तो तीसरी धोती वे दान कर देंगी। मतलब वो 2 के अलावा तीसरी धोती जब भी उनके पास अधिक धोती बढ़ती या साड़ी बढ़ती, वो उसको एक धोती को अपनी दान दे देती। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि अगर उनकी पोतों को पहला बच्चा लड़की हो। उन्होंने ये मन्नत मांगी क्योंकि इतनी पुरानी कहानी है, उस समय लोग पुत्र की मन्नत मांगते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे पोते की बहू को अगर पहला बच्चा लड़की होगी तो वह, जो भी उन्होंने मन्नत मांगी होगी, यह गैर रिवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। ये बात की उन्होंने ये मन्नत मांगी, खाली अपने और भगवान तक छुपाकर नहीं रखी, उसको जग जाहिर कर दिया, यानी सभी लोगों को बता दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, यानी लोग अचंभित रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, और अब लेखिका भी सोचती है कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहती थी, कि क्यों इस तरीके का फितूर उनके दिमाग में था। इसलिए माजी बेचारी, इसलिए नहीं कि उस खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माजी बेचारी कन्या के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। खाली यही नहीं कि ये कारण भी नहीं था कि उस खानदान में लड़कियां नहीं थी, कि माताजी के खुद के कन्या थी, उनकी दादी के भी कन्या थी। तो वो कहते कि माताजी के तो नहीं,
पिताजी के भी बहनें थीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, पिताजी की भी बहन, पिताजी की ही नहीं, पिताजी की भी बहनें थी और उनके दादाजी की भी बहनें थी। तो कहते कि खानदान में हर पीढ़ी में लड़कियां थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। ये बात थी कि सबके बेटियां तो थी, लेकिन पहला बच्चा क्या था, सब हर जो भी उस खानदान में बहू आई थी उसका पहला बच्चा पुत्र था, यानी बेटा था। खैर माँ जी की अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, वो अपनी मन्नत को बार बार दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान से सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। यानी सारा पूरा गांव जानता था कि मतलब कि माँ जी का भगवान से बहुत अधिक लगाव है। आगे कहती है, इधर वह तार खींचती, उधर तन तन से तथास्तु बचता। यानी जब भी वो कोई फरमाइश रखती तो ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करती। मेरी दादी तो बड़ी मर्तबा में ही पहली मर्तबा में तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर उनकी गोद में कोई खेलेगा तो उनके पोते की बहू की बेटी ही खेलेगी। पर माँ की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी अनुमान ना रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्सू सुन, यानी वो कहते कि लेखिका कहती है कि हमेशा लोग लड़के की मन्नत मांगते हैं, लेकिन ईश्वर को लगा कि ये कैसी मन्नत मांगी है कि किसी ने लड़की की मन्नत मांगी है। तो भगवान कुछ ऐसा अफरा तफरी में आ गया कि किसी ने एक अलग तरीके की मन्नत मांगी है कि सब लोग बेटे की मन्नत मांगते हैं, लेकिन इस महिला ने किसकी मन्नत मांगी है, बेटी की मन्नत मांगी है। तो ये पहली फरमाइश भगवान के पास आई थी शायद। तो भगवान भी कुछ इतना अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो ना पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी लगातार जो परदादी जो लेखिका की माँ थी उन्होंने उनको 5 कन्याओं को जन्म दिया, एक के बाद एक। भगवान को क्या कहें, जो माजी के सामने तो नामचीन चोर में भी अफरा तफरी में आ जाते थे कि भगवान क्या, भगवान भी जो है माजी से डरते थे, यानी परदादी से डरते थे। उनके सामने तो नामचीन चोर भी घबरा जाते थे। माँ जी और नामचीन चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी, चोर को दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह रात के समय जब महिलाएं, जब शादी होती है तो महिलाएं पूरी रात जगकर जो गीत वगैरह गाती हैं तो उसको रत जगह कहते हैं, पूरी रात जागते हैं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामचीन चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे में जाकर सो गईं। चोर घुस तो गया क्योंकि सब महिलाएं तो एक जगह बैठी थी, लेकिन माँ जी जो थी, जो औरतों का शोर था उससे बचने के लिए अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सो रही थी। बेचारा चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। वो पूरे घर का नक्शा समझ कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखनी जगह बदल लेगी। वो तो उसको तो पता था कि सबके कमरे अलग अलग है, कौन से कमरे में क्या रखा है उसको इसकी सब चीज पता थी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से खुल गई। जैसे कहते हैं वृद्धावस्था में नींद कम आती है, उसी प्रकार जो उनकी परदादी थी उन्हें नींद कम आ रही थी। वे बोली, कौन? माँ जी ने पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जैसे उन्होंने पूछा कौन,
जी मैं, चोर ने जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक गया। चोर को लगा कि ये मुझसे क्यों कह रही है। जब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। माँ जी पहले उठ गई थी, उन्होंने लोटा देखा होगा। इतनी देर में चोर से पूछा, तू कौन? तो पूछा कि कौन? तो चोर ने कहा, जी मैं। उसने कहा, जी मैं कौन? तो उन्होंने कहा, कोई भी है, पानी पिला दे। तो चोर इतने घबराया, थोड़ा सा झिझका कि भाई ये मुझसे क्यों कह रही है। इतने में माँ जी ने लोटा देख लिया कि पानी का लोटा खाली है। ऐसा कर, उससे कहा, यह लोटा ले, कुएं से पानी भरना, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। जो चोर आया था उसको भी पता था कि जो माता जी हैं उनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे पूरे गांव में खबर थी, उसी तरीके का माता जी के बारे में वो भी जानता था। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट से चोर के मुंह से सच निकल गया। हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह में कपड़ा ना डालियो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? वो चोर भी घबरा जाता है कि आप चोर के हाथ का पानी पिएंगी। वो कहती हैं कि कहा है ना कि हाथ धोकर पानी लाना अच्छे से और कपड़े से ढककर पानी को छानना। भगवान कहीं कहीं उसके बारे में धरे हैं, भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ अकबकाया कि उन्होंने कहा ना कि भगवान और तू ही पिला सकता है। तो चोर को लगा कि भगवान इनके पास मौजूद है। उसकी समझ में पूरी बात नहीं आई कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। जब पानी भर रहा था तो उसको पहरेदार ने धर दबोचा, लेकिन वह माता जी को पानी ले देने आया। तब माता जी ने आधा पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया। एक लोटे से पानी पीकर और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर, ये चाहे खेती। मतलब जो परदादी थी, जो माँ थी, उन्होंने एक लोटे का जो लोटा वो भरकर लाया था पानी, वो खुद भी पिया और चोर को भी पिला दिया और कहा, अब हम माँ बेटे हो गए। अब चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया था, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लग गया। अब जो बेटा बनाया था चोर ने भी ऐसी माँ नहीं देखी थी और उसने रोमांचक धंधा छोड़कर, चोरी का धंधा छोड़कर, और वह खेती करने लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। यानी वो कैसा था कि जब लेखिका बड़ी हुई, जब लेखिका ने होश संभाला, जब उसे देखा तो वह बहुत बुजुर्ग हो चुका था और बहुत ही भला मानुस लग रहा था। अब खानदानी विरासत ही कहें या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। मैं एक तरफ माँ जी की चलती अपनी लड़की होने पर भी कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। वो कहती है कि मेरे ऊपर दोनों का प्रभाव पड़ा, इस परिवार का भी और उस परिवार का भी, कि कभी मुझे इस चीज का, मेरे अंदर कभी यह आत्मग्लानि नहीं हुई कि मैं लड़की हूं, कि मैं, और दूसरी तरफ नानी के अंदर जो
देश की आजादी को लेकर जो नानी के विचार थे वो भी किसके अंदर आए, लेखिका के अंदर, उन्हें लेखिका को विरासत में मिले। 15 अगस्त 1949